हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑरिस डिजिटल। बोर्ड्स आ रहे हैं, प्रेशर कुकर वाली हालत है, पर टेंशन मत लो। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ऐसे पिघलाएंगे जैसे गर्मी में आइसक्रीम। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों ये सारे टॉपिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक बॉन्ड, मेटलर्जी एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन जैसे सारे घुमावदार कंसेप्ट्स आज रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। तो बच्चों क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग को स्टेट में ये ध्यान देना है कि यूजुअली मेटल सॉलिड है, नॉन मेटल्स है ना, आपके कुछ भी स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे पर ये तो हमें पता ही है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस है रूम टेम्परेचर पे, एंड ब्रोमीन एक नॉन मेटल लिक्विड है। वैसे ही मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी लिक्विड है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में ध्यान देना है कि दे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है डायमंड, एंड एक्चुअली डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ग्राफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन दो दे आर नॉन मेटल्स। एंड जब हम लोग को ऑर्डर के बारे में याद रखना है तो ये चीज देख लीजिएगा कि सिल्वर की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हायर देन कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। फिर डेंसिटी में यूजुअली मेटल्स की डेंसिटी वेरी हाई होती है, बट एक्सेप्शन क्या है कि लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर लो डेंसिटी मेटल्स। बच्चों ये चैप्टर में केमिस्ट्री में रूल्स तो बहुत है, बट उससे ज्यादा तो एक्सेप्शंस होते हैं। इतने एक्सपेक्टेशंस तो मेरे पेरेंट्स के नहीं होते होंगे भैया आपसे, है ना। यहाँ पे जरा बच्चों देखो कि हर एक प्रॉपर्टी में आपको एक सिंपल पॉइंट याद रखना है कि मेटल्स के लिए क्या होता है, नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है, एंड उनके एक्सेप्शन में जैसे मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बट बोरॉन इज अ नॉन मेटल जिसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फिर हीलियम हैज एन एक्सेप्शनली लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड मेटल्स लाइक बिस्मथ आर वेरी ब्रिटल, वो हार्ड नहीं होते। फिर बच्चों यहाँ पे लस्टर की बात करेंगे तो आयोडीन को बेमतलब ही चमकना है। वैसे तो सारे नॉन मेटल्स आपके एकदम है ना डल कलर के होते हैं, पर आयोडीन मेटल की तरह चमकता है। फिर सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स है जो केक की तरह चाकू से कट जाते हैं, बट सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। फिर यहाँ पे मेटल्स हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। भैया मेटल को कैसे डिसॉल्व करोगे, बट नॉन मेटल्स आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट हैलोजेंस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों सोनोरोसिटी, जैसे कि आप उसके लिए याद रखो कि स्कूल की बेल जो होती है, वो जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की रिंगिंग साउंड की, वो मेटल्स में है ऑफ कोर्स एंड नॉन मेटल्स में नहीं। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मेटल्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे आप क्लियरली देख ले सकते हो कि सब जगह सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, या फिर जो पोटेशियम हवा से रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, एंड एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, आयरन एंड कॉपर नहीं बर्न करते, हवा मतलब हवा से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, उनको बर्न करना पड़ता है, उनको बहुत देर तक हीट करना पड़ता है बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं जब ये रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब Fe3O4 लिखा है तो इसमें बच्चों दोनों आयरन के ऑक्साइड से FeO भी है एंड Fe2O3 भी है, इसलिए इसके नाम में आयरन 2,3 ऑक्साइड लिखते हैं। फिर बच्चों हम लोग रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर देख लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, इवन इन केस ऑफ पोटेशियम, जब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण वो आग पकड़ लेता है। पता है ये क्या है? सोडियम और पोटेशियम गली बॉयज की तरह है। ये है ना, इनका गुस्सा नाक पे सवार रहता है, तो इनको केरोसिन की जेल में डाल के है ना बंद रखते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करे। पर कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो H2 बनाता है वो आग नहीं पकड़ता। एंड मैग्नीशियम तो इनफैक्ट कोल्ड वाटर से रिएक्ट भी नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम के लिए आपको चाहिए बॉइलिंग वाटर, तब जाके ये रिएक्शन होती है। ठीक है, आयरन तो एक ऐसा मेटल है जो इवन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो उसके लिए स्टीम की जरूरत चाहिए, और ये उसका एक डायग्राम है जिसमें स्टीम का सेटअप बनाते हैं ताकि आयरन बन जाए। वही Fe3O4 एंड हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड वगैरह तो ऐसे हैं कि किसी भी टाइप के पानी से, ना भाप से ना गर्म पानी से, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए बच्चों कॉपर के
बर्तन भी होते हैं, कॉपर के वाटर हीटर्स होते हैं, क्योंकि वो कोई रिएक्शन करके अनवांटेड सॉल्ट वगैरह नहीं बनाता। सोचो अगर घर में हम लोग कॉपर में बहुत ज्यादा गर्म पानी कर रहे हो तो रिएक्शन होती तो भैया हाइड्रोजन बनती रहती, कभी भी आग लग जाती। तो इसीलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं बहुत सारी जगहों में। फिर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स तो होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो हर जगह बेस बन रहा था। तो यहाँ पे पर जिंक ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, ये अपना एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट बेसिक नेचर बट दोनों नेचर दिखा रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक, तो इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ये सारे फॉर्मूले आपको इसीलिए याद रखने हैं, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट एंड सोडियम स्टैनेट के भी। फिर बच्चों ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन की हम बात करेंगे तो हर जगह आपको इनके सॉल्ट्स बनाने हैं जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और H2 गैस रिलीज हो रही है, एक्सेप्ट आ गया फिर से कौन सा मेटल नहीं करेगा ऐसा जो हमारा काम का है। एक्चुअली कॉपर बहुत यूजफुल है बट वो एसिड के साथ नो रिएक्शन देता है। तो बच्चों वहां पे तो हमारे पास थे सारे के सारे डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट HNO3 के साथ एक केस हो जाता है बच्चों की सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ये रिएक्शन देते हैं, जहां पे आपको प्रोडक्ट में मिल जाता है H2। बट बाकी सारे मेटल्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, क्योंकि हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर एंड खुद नाइट्रिक एसिड NO2 या NO में रिड्यूस हो जाता है। अब इस में क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे भी ध्यान देना वेरी डाइल्यूट एसिड की नीड होती है। एक्वा रिजिया बच्चों एक ऐसा मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस है जिसमें हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड एंड हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इवन डिसॉल्व कर देता है नोबल मेटल्स को लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो में लेते हैं, इसको ध्यान देना कि नाइट्रिक एसिड का अगर 10 ml लिया है आपने तो इसका आप लोगे 30 ml, मतलब 1:3 का रेशियो रहता है। फिर बच्चों ये अगेन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे मेटल एक दूसरे मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो दूसरा मेटल जैसे कि यहाँ पे बच्चों कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो जिंक यहाँ पे सिल्वर रंग का है बट कॉपर का कलर अलग दिखने लग जाता है एंड ये जो पहले ब्लू कलर का था कन्वर्ट हो गया है ऑलमोस्ट कलरलेस सोल्यूशन में। तो ये बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से वन साइडेड है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, याद रखना। मतलब हमेशा क्या होता है अमीर गरीब को डिस्प्लेस करता है ना अपने जगह से अपना घर बनाने के लिए, वैसे ही मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस वीक रिएक्टिव। तो इधर कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, उल्टी वाली रिएक्शन में हमेशा जब आप क्या लिखोगे नो रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे ये सब याद रखने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको है ना प्रैक्टिस करनी है, पोटेशियम से लेके गोल्ड तक ये एक ऑर्डर है। ऊपर वाला मेटल हमेशा डिस्प्लेस कर सकता है नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में। बच्चों उसमें आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो अगेन आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बट इसकी खासियत ये है कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, H2CO3 मिलेगा। पता है ये H2CO3 क्या है, ये नथिंग बट आपके सोडा में होता है ना। जब भी आप सोडा को ओपन करते हो तो फिज आता है, बबल्स आते हैं, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में डिसॉल्व होता है बट ढक्कन खोलने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज हो जाता है। फिर हम लोग बच्चों आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड्स पे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जहां पे हर एक मेटल चाहता क्या है, रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि वो अचीव करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन में क्या होता है बच्चों, एक ऑक्टेट का फंडा होता है। न्यू जैसे हीलियम में डुप्लेट है बस, नियॉन में है आपका ऑक्टेट 2,8, आर्गन में है आपका ऑक्टेट 2,8,8। तो ये अचीव करने के लिए क्या है, देखो एक रिलेशनशिप बनती है। इस रिलेशनशिप में क्या होगा कि एक सोडियम मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है, मतलब Na से बनेगा Na प्लस
बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल हो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड कोई भी नॉन मेटल हो वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है ना, मतलब उसको लालच होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एनायन बन जाते हैं। तो अब क्या हुआ बच्चा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहां पे आपको सवालों में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या दिखाते हो कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के ऑक्टेट में अब आ गया है और क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन एक्स बना के दिखा सकते हो। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां पे आयनिक बॉन्ड में आप देखते हो कि मेटल्स हमेशा जेनरसली देता है इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी वे में एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपको सवाल आए कोई भी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको यही नोटिस करना है कि कौन किसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। फिर बच्चों हम लोग आते हैं इन प्रॉपर्टीज पे। क्या है कि लैटिस स्ट्रक्चर बनता है इन कैटायन और एनायन के बीच में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो उसके कारण इनके पास बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इनके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, इवन दो चार्जेस हमें नजर आते हैं, सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, बट मोल्टन स्टेट में पॉसिबल है और एक्वस फॉर्म में पॉसिबल है। एंड दे आर आल्सो हार्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई भी प्रॉपर्टी में हमेशा एक, मैं आपको है ना ज्ञान की बात बता दूं, आपको बस इतना लिख के आना है कि दे हैव क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोस्टली आपका जवाब सही होने वाला है। फिर हम लोग आ जाते हैं बच्चों मेटलर्जी में। हमें क्या है कि बहुत ज्यादा पसंद है फोन यूज करना, बट जो फोन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है बच्चों, इनमें जो इतने सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर यूज हो रहा है, स्टील आयरन यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं सर्किट्स में गोल्ड एंड सिल्वर यूज हो रहा है, क्या वो नेचर में आपको ऐसे ही मिलते हैं? नहीं, हमें इन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या फिर हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड मेटलर्जी फ्रॉम देयर ओर्स एंड मिनरल्स। क्या है कि सिर्फ दो तीन मेटल ही हमें है ना उनके प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जिसे बोलते हैं नेटिव स्टेट। बाकी सारे मेटल्स जो है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, जिनके बारे में सवाल आ सकता है आपके बोर्ड्स में, वो सभी के सभी कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। तो बच्चों हमें ना इन कंबाइंड स्टेट में जो भी मेटल्स मिलते हैं इनको बोलते हैं ओर्स, जिसमें से हम प्रॉफिटेबली एक मिनरल से निकाल सकते हैं मेटल को, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ओर्स के नेम्स लिखे हुए हैं, और इन ओर्स के एक्चुअली हम लोग के कंबाइंड स्टेट के नेम्स, कॉमन नेम अलग होते हैं और साइंटिफिक नेम अलग होते हैं। तो जरूर इस टेबल को यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, अपने घर पे चिपका देना है, कि ताकि कभी भी सिनाबार बोले तो सर कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कौन सा ओर है। ठीक है, सिनाबार आपका होता है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो जब भी हमें खदान से लेकर आ रहे हैं इन पत्थरों को, उसके बाद बहुत बड़े बड़े पीसेस आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे ये ट्रक है, ये ट्रक मुझसे भी बड़ा है, बट इस खदान की साइज के सामने तो इतना चिंटू सा। पर कोई बात नहीं, ये पत्थर बड़े बड़े हम लेकर आएंगे ट्रक में भर के, उसको करेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ताकि सबका साइज छोटा हो जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए। तो जब हम इनको भट्टी में डालेंगे, हीट करेंगे, ताकि मेटल को निकाल सके। देखो, बहुत बड़ी, ऑल गुड थिंग्स आर मेड इन ovens। पिज्जा पसंद है आपको, ऑफ कोर्स वो भी तो अवन में ही बनता है। केक पसंद है, अवन में ही बनता है। और अगर आपको मेटल भी बनाना है तो आपको उसको एक अवन में डालना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। तो बच्चों यहाँ पे अलग अलग मेटल्स के लिए हम लोग को अलग अलग मेथड होते हैं रिफाइनिंग के। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट से काम होगा, लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम। लेस एक्टिव मेटल है तो सिर्फ हीट करके भी रिड्यूस कर सकते हैं। एंड हाईली इनएक्टिव मेटल्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, बस रिफाइनिंग से काम हो जाएगा। तो बच्चों आपको हर एक चीज के दो रिएक्शन याद रखने हैं। जैसे मर्क्यूरी के एक रोस्टिंग वाला रिएक्शन याद रखना है। अरे, ये कैरी मिनाटी वाली रोस्टिंग नहीं है। यहाँ पे हम लोग इज्जत से इस मेटल को एक बड़ी सी भट्टी में हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करके।
ठीक है, तो HGO मिल जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है रोस्टिंग में। अब अगर हमने उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, किसी भी और को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है, तो मर्क्यूरी की केस में सिर्फ उसी ऑक्साइड को हीट करते रहो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, तो आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास कॉपर सल्फाइड है बच्चों, Cu2s हीट किया तो Cu2O बना, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड निकला है रोस्टिंग में। फिर अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे हीट करना, अब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो तो रिडक्शन हो जाएगा एंड आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी पे हम लोग आ रहे हैं, तो कार्बोनेट ओर्स को हमेशा कैल्सिनेशन करना एंड सल्फाइड ओर्स को हमेशा रोस्टिंग करना, एंड ये करने के बाद फाइनली आपको रिडक्शन करना पड़ता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। ठीक है, तो आपके पास जिंक सल्फाइड का रिएक्शन याद रखना है बच्चों, जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन याद करना है, जिससे आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। पर अभी कहानी बाकी है, जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है आपको, प्योर जिंक बनाना है, तो कार्बन आपका काम करेगा रेड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड रेड्यूस होके जिंक बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फिर बच्चों क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो अपना रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कि पायरोल्यूसाइड ले लो, MnO2, इसको आप कार्बन के साथ हीट करो तो ऑक्सीजन और मैंगनीज का बॉन्ड नहीं टूटेगा। इंस्टेड पिक्चर में ले आओ एल्यूमिनियम को, काम आपका हो जाएगा, वही रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। सेम अगर आप आयरन को आयरन ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, रेलवे ट्रैक रिपेयर करना चाहते हो, तो ये थर्माइट रिएक्शन है, जो अगेन एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन होती है, आपको एकदम मोल्टन लावा की तरह दिखने वाला फ्रेश मोल्टन आयरन मिल जाता है ना। और उसे हम लोग ट्रैक रिपेयर करने में, रेलवे ट्रैक के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको फिल करने के लिए इसको यूज करते हैं। एनसीईआरटी में भी बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है इसके बारे में। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए बच्चों हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि सोडियम प्लस आयन से हमें सोडियम बनाना है। ठीक है, तो जब हम लोग सोडियम प्लस आयन से सोडियम बना रहे हैं, दैट विल हैपन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो कैथोड पे आप का Na प्लस अट्रैक्ट होगा, वहां से उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉलिड में। एनोड पे क्लोरीन माइनस अट्रैक्ट होंगे मल्टीपल, वहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन का गैसियस मॉलिक्यूल बना के वहां से वो एस्केप कर जाएगा। तो क्या है कि कैथोड पे सोडियम इकट्ठा होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा, ऐसे आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, फिर जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, आपके पास एनोड पे आप लेते हो इम्प्योर मेटल को। ठीक है, इस इम्प्योर मेटल के नीचे आपको ऑब्टेन हो जाता है एनोड मड। रिफाइनिंग में क्या है बच्चों कि हमने जो भी मेटल बनाया वो अभी भी 100% प्योरिटी वाला नहीं है, तो उसको हम लोग एक ऐसे एसिड बाथ में डालते हैं जहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। अगर आपने यहाँ पे एनोड को भी इम्प्योर कॉपर ले लिया है और कैथोड हो जाता है प्योर कॉपर, है ना। तो इसमें धीरे धीरे जब रिएक्शन चालू हो जाती है, इधर से रिएक्टेंट्स मतलब कन्वर्ट होते हैं आयंस में, Cu आ जाता है Cu2 प्लस की तरह, एंड रिएक्शन कंटिन्यू होती है, तो ये Cu2 प्लस फिर इसी कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कैथोड का थिकनेस इंक्रीज होता है, ये ऑब्जर्वेशन है बच्चों इस प्रोसेस में। फिर लास्ट टॉपिक बच्चों, कोरोजन पे आ जाते हैं, है ना। चिंता मत करो, बस ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपने अलग अलग मेटल्स के कोरोजन के बारे में पढ़ ही लिया है फर्स्ट चैप्टर में। इधर हमें वो कैसे रोकना है उसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि कोई भी आपके पास मेटल सरफेस है, उसको हवा और मॉइस्चर से बचाना है। और सारे के सारे मेथड्स में वही एक बैरियर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पेंटिंग कर देते हैं मेटल के सरफेस पे, ग्रीजिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। तो ये तो फिजिकल मेथड्स हो गए बढ़िया। एक अच्छा मेथड है बच्चों जिसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, तो हम लोग उस आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक की एक कोटिंग बना देते हैं। तो जिंक
फिर आयरन अंदर बच जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय क्रोमियम प्लेटिंग एंड टिन प्लेटिंग। एकदम बढ़िया चमक आ जाती है बच्चों जब हम लोग क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। फिर एलॉइंग करना क्या होता है बच्चों, हम लोग उसमें मिक्सचर ऑफ मेटल्स को लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। आयरन वैसे बच्चों जब हीट करते हैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और रस्टिंग के लिए बहुत इजीली वो चला जाता है। तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं जब उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में कार्बन मिक्स किया, मैंगनीज मिक्स किया, क्रोमियम भी मिक्स कर दिया। तो बहुत सारे सारे अलग अलग मेटल्स के हम लोग एक पर्टिकुलर रेशियो में चीजें लेते हैं, जिससे हमें जो प्रॉपर्टीज चाहिए एलॉयज वो देते हैं। ठीक है, तो ये रस्ट रेजिस्टेंट चीजें बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज है जिसमें आप देखिएगा ब्रास और ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं। कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, ब्रास बनता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन इंडिविजुअल मेटल से। तो हम लोग इनसे बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स बना सकते हैं, ट्यूब्स बना सकते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे बच्चों आप ये कुछ टेबल्स बनाइए, है ना। आपने देख लिया है कि इस रैपिड रिवीजन सीरीज से आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, सब बोर्ड पे आपको मिल रहे हैं और मैंने वो आपको पॉइंट आउट किया है। लास्ट में बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, बी लाइक गोल्ड, एकदम नोबल रही है, बिल्कुल रिएक्टिव मत रही है, एंड ध्यान से फोकस करते हुए पढ़ाई कीजिए। नो मैटर आपके दोस्तों ने आपको क्या भेजा है, आप उस पे व्हाट्सएप पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कुछ दिन बढ़िया बचे हुए हैं आपके तैयारी के लिए, प्लीज यूज योर टाइम वेल। मिलते हैं अगले वीडियो।